शर्मिला, थोड़ा अव्यवस्थित डाकिया की कहानी भाग 1। पेम्ब्रोक लेन का अचानक बना भविष्यवक्ता जेराल्ड फिच ने पेम्ब्रोक लेन के रास्ते पर 11 साल तक बिना किसी घटना के काम किया था और उसे यही बात सबसे ज़्यादा पसंद थी। वह उस तरह का आदमी नहीं था जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता हो। वह उस तरह का आदमी था जो हर दिन एक ही तरह का टर्की सैंडविच खाता था, जिसके पास 7 एक ही जैसे नीले कार्डिगन थे और जो एक बार अपने पड़ोसी से उसके बेगोनिया के फूलों के बारे में छोटी मोटी बातचीत से बचने के लिए 20 मिनट तक झाड़ू रखने वाली अलमीरा में छिपा रहा था। हर लिहाज से वह पूरी तरह से और खुशी खुशी लोगों की नज़रों से ओझल था और इसी वजह से काम पर उसके 12वें साल की बसंत में जो कुछ हुआ वह और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। इसकी शुरुआत कोवाल्स्की के एक खत से हुई। जेराल्ड अपने रास्ते पर 3 घरों पीछे चल रहा था क्योंकि नंबर 4 पर रहने वाली मिसेज पेटीफोर्ड ने उसे घेर लिया था। वह सिनसिनाटी में रहने वाली अपनी बहन से आने वाले एक पार्सल के बारे में उससे बात करना चाहती थी और जेराल्ड इतना विनम्र था कि पूरे 9 मिनट तक उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाया। घबराया हुआ और थोड़ा पसीना पसीना, उसके बिना पते के लेबल ठीक से देखे मुट्ठी भर लिफाफे कोवाल्स्की के लेटर बॉक्स में ठूस दिए। कोवाल्स्की लोग पेम्ब्रोक लेन के नंबर 14 पर रहते थे, लेकिन उसने उनका डाक सामान गलती से नंबर 41 में डाल दिया था, जो डेनिस हार्टवेल नाम के एक आदमी का घर था। डेनिस हार्टवेल ठीक उसी समय अपने किचन की मेज़ पर बाथरोब पहने बैठा था और यह सोचने की कोशिश कर रहा था कि अपने डूबते हुए हार्डवेयर स्टोर को कैसे बचाया जाए। वह पिछले 3 घंटों से एक खाली लीगल पैड को घूरे जा रहा था। उसके पास अब कोई नया आइडिया नहीं बचा था और उम्मीद भी लगभग ख़त्म हो चुकी थी। वह अपने लेटर बॉक्स की ओर गया। उसे किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे कोवाल्स्की एंड एसोसिएट्स नाम की एक फर्म का खत मिला। यह फर्म पास के ही एक शहर में स्थित एक छोटी लेकिन काफ़ी मशहूर बिजनेस कंसल्टिंग कंपनी थी। खत किसी और ही व्यक्ति के नाम पर था, लेकिन डेनिस ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह खत में लिखी एक खास लाइन को पढ़ने में इतना मशगूल था। हमारा मानना है कि आपके जैसे बिजनेस के लिए आगे बढ़ने का रास्ता कम्युनिटी सेंटर्स रिटेल में छिपा है, यानी सिर्फ कीमतों के आधार पर मुकाबला करने के बजाय वर्कशॉप और इवेंट आयोजित करके लोगों को अपनी दुकान तक खींचना। डेनिस काफ़ी देर तक उस खत को घूरता रहा। फिर उसने हार्डवेयर स्टोर पर फ़ोन किया और अपने पार्ट टाइम कर्मचारी रिकी से चिड़ियों के घर बनाने वाली किट्स के 40 सेट ऑर्डर करने को कहा, क्योंकि अब वे हर शनिवार को वर्कशॉप आयोजित करने वाले थे। 6 हफ्तों बाद पेम्ब्रोक लेन हार्डवेयर एम्पोरियम में ग्राहकों की इतनी भीड़ हो गई थी कि वहाँ वेटिंग लिस्ट बन गई थी। जेराल्ड को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह सब हुआ है। वह तो बस अपना काम पूरा करने की कोशिश कर रहा था, बिना बेगोनिया के बारे में बात किए। दूसरी घटना पेट्रोसिया ओडम के साथ हुई। पेट्रोसिया एक बहुत ही दुखद तलाक से गुजर रही थी और उसने अपनी डाक खोलना पूरी तरह बंद कर दिया था। वह अपनी रसोई के काउंटर पर एक उदास सी छोटी पहाड़ी की तरफ जमा होती जा रही थी। जेराल्ड ने देखा कि उसके मेल बॉक्स में डाक का ढेर बढ़ता जा रहा है और उसे हल्की सी चिंता हुई कि क्या वह अपना काम ठीक से कर रहा है। इसलिए उसने पिछले 2 हफ्तों की सारी बची हुई डाक को एक रबर बैंड में बांधा और एक ही बार में दरवाजे के नीचे बनी दरार से अंदर सरका दिया। इससे एक छोटा सा डाक का सैलाब आ गया और डाक के कई कागज़ उनकी रसोई के फर्श पर बिखर गए, जिससे पेट्रोसिया को उन्हें उठाना ही पड़ा। उन कागज़ों में से एक उसकी कॉलेज की रूममेट डायना का हाथ से लिखा हुआ खत था। डायने पोर्टलैंड में रहती थी
और उसे पेट्रोसिया के तलाक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने खत में लिखा था कि वह अगले महीने शहर आने वाली है और उन्हें साथ में रात का खाना ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि पेट्रोसिया उसे किसी भी दूसरे इंसान से ज़्यादा हंसाती थी और वह उसे बहुत ज़्यादा याद करती थी। पेट्रोसिया रसोई के फर्श पर बैठ गई और लगभग 15 मिनट तक रोती रही। फिर उसने डायने को फ़ोन किया और डायने ने अपनी यात्रा का समय बदलकर अगले हफ्ते कर दिया। तब पेट्रोसिया को एहसास हुआ कि उसे असल में किसी वकील, थेरेपिस्ट या सेल्फ हेल्प किताब की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि बस किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो उससे प्यार करता हो और उसे याद दिलाए कि वह कितनी मज़ेदार है और उसे याद करना कितना ज़रूरी है। उसने यह कहानी एक वर्ड हाउस चिड़ियों के घर बनाने की वर्कशॉप में डेनिस हार्टवेल को सुनाई और बताया कि डाकिया को न जाने कैसे ठीक ठाक पता चल गया था कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। डेनिस ने कहा, हाँ सच में, अब जब तुमने यह बात कही है तो मुझे भी ऐसा लग रहा है। जेराल्ड पोस्ट ऑफिस के पास एक बेंच पर बैठकर अपना टर्की सैंडविच खा रहा था। तभी पेम्ब्रोक शहर का मेयर, एक गोल मटोल और बड़े उत्साह वाला आदमी जिसका नाम कार्ल विक्स था, उसके बगल में आकर बैठ गया। कार्ल ने कहा, तुम जेराल्ड फिच हो, है ना? वही डाकिया? जेराल्ड ने जवाब दिया, हाँ। साथ ही वह वहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी ढूंढ रहा था। कार्ल ने कहा, लोग कह रहे हैं कि तुम किसी तरह के जीनियस हो। यह सुनकर जेराल्ड के सैंडविच का टुकड़ा उसके गले में अटक गया। कार्ल ने उसे पूरी बात समझाई। डेनिस और पेट्रोसिया के बीच बातचीत हुई थी। पेट्रोसिया ने हैंडरसन परिवार से बात की थी। हैंडरसन परिवार को गलती से बीजों की एक कैटलॉग मिल गई थी, जिसने उन्हें एक खाली ज़मीन पर कम्युनिटी गार्डन बनाने के लिए प्रेरित किया था। वही ज़मीन जिसके बारे में वे पिछले 2 सालों से आपस में झगड़ रहे थे। हैंडरसन परिवार ने फादर मरो को बताया था, जिन्हें इत्तेफाक से एक यूनिवर्सिटी प्रेस से माफ़ी के दर्शन पर एक खत मिला था। जाहिर है इस खत ने उन्हें उस प्रवचन के लिए ठीक वही ढांचा दे दिया था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। उस प्रवचन ने आधी मंडली को रुला दिया था और 3 आपस में झगड़ रहे परिवारों को सुलह करने के लिए प्रेरित किया था। बात सिर्फ खतों की नहीं है। कार्ल ने आगे झुकते हुए कहा, लोग कह रहे हैं कि आपको चीज़ें पहले से ही दिख जाती है। आप जानते हैं कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। अब ये कहानी का पहला भाग ख़त्म होता है। दूसरे भाग के लिए और अंतिम भाग के लिए दूसरा वीडियो देखिए। थैंक्स।